हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम एस के मिश्रा। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल डिस्कस करेंगे। इसमें हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ सेल के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आज हम डिफरेंस देखते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड इसके पहले जो है हमने डिस्कस कर लिया है व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। Prokaryotic cells, these cells nucleus are not well developed. Small cells, mostly bacterial cells are prokaryotic cells, and eukaryotic cells is well developed nucleus and cell organelles present in the eukaryotic cell. अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो उसमें जो उसका न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, और उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी वेल डेवलप्ड या डिसअपीयर होते हैं, वो सभी पाए नहीं जाते हैं। और अगर वहीं हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे कि उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एंड होल सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो सभी पूरी तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट डिफरेंस इज ए साइज। अकॉर्डिंग टू साइज, अगर हम अकॉर्डिंग टू साइज देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को, तो मोस्टली ये देखा जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी जो साइज होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, या हम यूं कहें 1 to 10 म्यू माइक्रोन। जो मोस्टली देखा जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं या जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी 1 to 10 म्यू माइक्रोन जो है वो 1 to 10 एम मिलीमीटर। तो ये देखा जाता है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनकी जो साइज होती है वह 1 to 10 एम होती है। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं तो इसकी जो साइज होगी, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी जो साइज होती है वह बिगर देन प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनसे थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी देखने को मिलती है। तो इनकी जो साइज होती है वह 5 to 100 एम। प्रोकैरियोटिक सेल्स की साइज जो होगी वह 1 to 10 एम होगी, और यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी जो साइज होगी, सेल्स की जो साइज होगी वो 5 to 100 एम होती है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। सेकंड आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये अब्सेंट होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी उनमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली अगर आपने माइक्रोस्कोप के या बुक के फिगर में आपने देखा होगा, बैक्टीरियल सेल को देखा होगा, तो बैक्टीरियल सेल में आपको जो बीच में जो है क्रोमैटिड्स देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ प्लाज्मिड देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर फ्लैजेला देखने को मिलेगा यहाँ पर, और एक कैप्सूल, बहुत ही थिक कैप्सूल आपको देखने को मिलेगा जो कि नॉर्मली सेफ करता है, पूरी तरीके से सिक्योर करता है इस बैक्टीरियल सेल को। और इसमें कुछ प्रोटोप्लाज्म हमें देखने को मिलता है, लिक्विड मटेरियल, बट इसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, जो होल न्यूक्लियस को कलेक्ट करती है, जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं उन सभी को
एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेंटर में बनाए रखती है, वो इसमें डिसअपीयर होती है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट है। तो इसका जो भी न्यूक्लियस का जो भी मटेरियल्स होगा वो पूरे प्रोटोप्लाज्म में पूरी तरीके से फैला हुआ होता है, वह किसी भी एक जगह पर सेंटर्ड नहीं होता है, और एक कैप्सूल जो होता है वो पूरी बैक्टीरियल सेल को कवर किए होता है। वहीं अगर हम सेकंड में देखते हैं, यूकैरियोटिक में देखते हैं, तो यूकैरियोटिक में हमें देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वह प्रेजेंट होती है। इसमें आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या है, प्रेजेंट है। जनरली आपने अमीबा का फिगर देखा होगा, अगर आपने अमीबा का फिगर देखा होगा तो कुछ इस तरीके से, क्योंकि अमीबा का कोई शेप जो है वो कंफर्म नहीं होता है, तो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर सेंटर में कुछ आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, और उसके साथ ही साथ कुछ फूड वैक्यूल्स उसमें होती हैं, और आपको पता है कि इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, जिनके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट करने के साथ साथ फूड एब्जॉर्प्शन का जो वर्क होता है, भोजन को ग्रहण करने का जो वर्क होता है, वो भी इन्हीं स्यूडोपोडिया के हेल्प से ये करते हैं। मूवमेंट भी इन्हीं स्यूडोपोडिया के थ्रू ये करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेंटर में आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगी जो कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट किए होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और आपने यूकैरियोटिक में देखा था कि जो मैंने बैक्टीरियल सेल ड्रॉ किया था, उस बैक्टीरियल सेल में हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिला था, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें आपको यहाँ पर एक मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, जो पूरे जो मटेरियल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं, वो पूरी मटेरियल्स को कलेक्ट किए होती है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वह यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है। एंड थर्ड इज, ये हो गया अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो थर्ड है अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो मैंने भी आपको बताया कि इसमें न्यूक्लियस जो होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो न्यूक्लियोलस जो होगा वो उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो न्यूक्लियोलस जो होगा वो इसमें एब्सेंट होगा, जबकि अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, इसमें ये पाया जाता है। तो ये थर्ड हुआ। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो अगर आप प्रोकैरियोटिक में देखेंगे तो उसमें आपको प्रेजेंट मिलेंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोसोम की। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज 70S एंड सेकंड इज 80S। ये दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं। अब 70S में जो यस है ये आगे आपको बताया जाएगा, जब हम राइबोसोम पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ यस। 70S का जो राइबोसोम होता है यह पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो राइबोसोम होता है वह होता है 70S का। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में तो इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वह कौन से होते हैं, वो होते हैं 80S के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसको आप याद करिएगा।
अच्छे से। और अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एंड फिफ्थ एंड लास्ट डिफरेंस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें और कई सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एब्सेंट होते हैं, वो आपको यूकैरियोटिक सेल्स में जो है प्रेजेंट मिलेंगे। उसमें अगर हम बात करें गोल्जी अपैरेटस की बात करें, या जिसे हम गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं, गोल्जी बॉडी जो होती है वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है जबकि प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें लाइसोसोम की बात करें, तो लाइसोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है जबकि यूकैरियोटिक में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। वहीं हम बात करें पैराक्सीसोम की, तो पैराक्सीसोम भी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है एब्सेंट होता है। और हम बात करें प्लास्टिड की या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, या हम कह लें कि जो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिला। तो अब हम आगे इसके देखते हैं, डिफरेंस हो गया। अब हम बात करेंगे तो हम देखते हैं जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। मोस्टली ये देखा जाए अकॉर्डिंग टू सेल, प्रेजेंस ऑफ द सेल। अगर हम इसके आधार पर देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म आपको 2 टाइप्स के मिलेंगे। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड सेकंड इज मल्टी सेलुलर। ये 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ सेल। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की, तो अगर हम यूनिसेलुलर में देखें तो यूनि को अगर हम अलग करें तो यूनि को हम बना लेते हैं यूनिट। यूनिट मीन्स होता है 1, सेलुलर मीन्स हो जाएगा सेल। इसका क्या अर्थ हुआ? 1 सेल। दोज ऑर्गेनिज्म देयर बॉडी आर मेड बाय 1 सेल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी होल बॉडी या जितनी भी उसकी बॉडी में एक्टिविटीज होती हैं, रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन, और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, अगर वह विद इन ए सेल, एक ही सेल में कंप्लीट हो रही हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। क्लियर? बट वहीं अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी वर्क हो रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स में हो रहे हैं, अलग अलग सेल में कंप्लीट हो रहे हैं। अगर वो अलग अलग सेल में कंप्लीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो बॉडी है वह अलग अलग टाइप्स की सेल्स से मिलकर के बनी हुई है और उसमें कई सारी सेल्स जो है वो पाई जाएंगी। अगर इस तरीके का कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये हुआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूनिसेलुलर में बता सकते हैं कि यूनिसेलुलर में आपको अमीबा देखने को मिलता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, बैक्टीरिया आता है। ये सभी जो जितनी भी सेल्स होती हैं वो सभी किस में आएंगी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएंगी। मल्टी सेलुलर में आप जितने भी प्लांट्स देखते हैं, जितने भी एनिमल्स देखते हैं, मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं वो सभी क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो स्टूडेंट, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर कंप्लीट हुआ और अब हम आगे देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में कितने टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं। यूकैरियोटिक सेल में अगर हम देखें तो हमें 2 टाइप्स की सेल्स जो है वो देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज एनिमल सेल एंड सेकंड इज प्लांट सेल।
अब एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स बोथ आर स्ट्रिक्टली यूकैरियोटिक इन नेचर। ये जो दोनों सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं? यूकैरियोटिक्स होती हैं। बट दोनों में डिफरेंस होता है। आपने किसी प्लांट को टच किया होगा, आपने देखा होगा, तो उसकी जो सेल्स होती हैं, जो स्ट्रक्चर्स होता है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, और किसी ह्यूमन बॉडी में या किसी एनिमल्स की सेल्स में और उसकी बॉडी में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, वो हमें यहाँ पर समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एनिमल सेल, और उसके बाद हम फिर देखेंगे व्हाट इज प्लांट सेल। तो सबसे पहले आइए देखते हैं एनिमल सेल के बारे में। तो स्टूडेंट, हम देखेंगे एनिमल सेल को। तो यहाँ पर एक फिगर के थ्रू हमने अब जो है आपको देखना है, समझना है कि एनिमल सेल देखने में किस तरीके से होती है और क्या स्ट्रक्चर होता है। तो आप इस सेल को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक एनिमल सेल है, और इसमें आप देख रहे हैं कि आउटर साइड एक मेम्ब्रेन है जो इस पूरी सेल के ऑर्गेनेल्स को, जो इसके पार्ट हैं, जो भी मटेरियल्स है, जो लिक्विड्स हैं, उन सभी को जो है कलेक्ट किए हुए हैं। और इस आउटर वॉल को क्या कहा गया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सपोर्ट कर रही है, जो भी इनर मटेरियल्स हैं उन सभी को कलेक्ट किए हुए हैं। उसके बीच में अगर आप जाएंगे, सबसे बीच में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। आगे जब आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि न्यूक्लियस में भी 4 मटेरियल्स होते हैं, 4 टाइप्स का जो न्यूक्लियस के पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपको सेंट्रियोल मिलेगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमैटिन थ्रेड। ये 4 पार्ट्स जो है आपको न्यूक्लियस में देखने को मिलेंगे। बट यहाँ नॉर्मली आप न्यूक्लियस सी के से ही समझिए। जो आपको यहाँ पर राउंड राउंड किया हुआ दिख रहा है, ये होता है क्रोमैटिन थ्रेड्स, क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन धागे होते हैं जो पूरी तरीके से न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं। उसके बाद आप आएंगे आगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीका का सेपरल फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। और उस पर अगर आप देखेंगे तो बीच बीच में आपको डॉट देखने को मिल रहा है। इन्हीं डॉट को हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह एक साइड तो आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, और सेकंड साइड जो होता है वह आपको साइटोप्लाज्म में भी या प्रोटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, या कई बार जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड होता है, जिससे जो भी इंफॉर्मेशंस साइटोप्लाज्म की इंफॉर्मेशंस होती हैं वो न्यूक्लियस तक भेजने का काम, और जो न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन होती है उसको बाहर जो है ट्रांसपोर्ट करने का वर्क जो होता है वो कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे आपको मिलेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर मोस्टली 2 टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। रफ मीन्स होगा कि प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम कुछ इस तरह से अगर आपको इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम के छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को अगर मिल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं सेकंड, अगर आपको ओनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिल रहा है, उस पर राइबोसोम्स जो है वो एब्सेंट हैं, वो नहीं है, उनके कोई भी पार्टिकल्स वहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेकर के। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया।
आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मेन वर्क होता है, ये पूरी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का वर्क जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होता है। इसीलिए आपने सुना होगा, इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये पूरी सेल को जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ये सेंटर में होता है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं और इसका जो वर्क होता है यह पूरी सेल को कंट्रोल करने का वर्क करता है। या जिस तरीके से किसी ह्यूमन बींग्स को उसका ब्रेन जो होता है वो पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, क्या फंक्शन करने हैं, क्या हमें करना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, सारी चीज़ें हमारा ब्रेन जो होता है वो कंट्रोल करता है। उसी तरह से किसी भी सेल में क्या फंक्शन होने हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज़ करनी है, उसका वर्क जो होता है वो न्यूक्लियस जो होता है वह पूरी सेल को कंट्रोल करता है। और जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, उसको जो भी कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं उसको वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, आने वाली दूसरी पीढ़ी जो होती है सेकंड जनरेशन होती है, उसमें ले जाने का काम भी जो होता है वो किसका होता है, न्यूक्लियस का ही होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं वो पेरेंटल इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद आता है सेंट्रियोल। ये बेसिकली देखा जाता है कि जब सेल डिवीज़न होता है या सेल्स जो होती हैं ये डिवाइड होती हैं, क्योंकि आपने सेल थियरी में स्टडी किया होगा कि सेल थियरी में बताया गया था कि रॉबर्ट विको ने बताया था कि जो जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से जो है बनी होती हैं। जो भी कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पुरानी सेल्स जो होती हैं उन्हीं से डिवाइड होकर के बनती हैं। तो जब भी डिवीज़न होता है, डिवीज़न के टाइम पर सेंट्रियोल जो होते हैं वो उनका वर्क स्टार्ट होता है। ये न्यूक्लियस को और जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं उनको डिवाइड करने के लिए ये सेंट्रियोल वर्क करते हैं। और उसके बाद आता है प्रोटोप्लाज्म, एक लिक्विड सा मटेरियल, जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है वो पूरे न्यूक्लियस के बाहर जो है पूरी तरीके से फैला होता है और उसी में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सभी हमें दिखाई देते हैं। और उसके बाद आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जनरली जो है हमें देखने को मिलता है सेल्स में। और उसके बाद राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है। तो ये एक एनिमल सेल हो गई। अब इसके बाद हम आगे का जो है देखते हैं एनिमल सेल के बारे में कि एनिमल सेल क्या है और किस तरीके का उसका फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स, एनिमल सेल के बारे में हमने अभी पढ़ा। अब हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर और उसके क्या कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसमें और क्या चीज़ें उसमें एनिमल से डिफरेंट होती हैं, क्या चीज़ें उसमें अलग होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसका वीडियो हम जल्द आप लोगों तक पहुंचाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।